हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो क्लास 11th के मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, आज आ गया है आपके लिए अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपके अकाउंट्स की सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझाने वाला हूँ। चैप्टर समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए नर्सरी क्लास के अंदर सिखाई गई ABCD। पूरा का पूरी अकाउंट्स की किताब 11th 12th और इससे आगे आप जब तक भी पढ़ेंगे टोटली डिपेंड करता है इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि यही अकाउंटिंग टर्म आपको भविष्य में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी और टर्म्स आपके सामने आएंगी, उनको समझाने में मदद करेंगी। तो आप अपनी कॉपी पेन लीजिए, फटाफट से एक कोने में मेरे साथ अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, नोट्स का जुगाड़ मैंने कर दिया है। चैप्टर के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। फटाफट से उस पर क्लिक करना, ज्वाइन करना और वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना। सर एक प्रॉब्लम खत्म, जिसने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग समझाया है, अगर वो भी आपको देखना है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर क्लिक कीजिए, उसको देख सकते हैं। आइए बिना ज्यादा समय खराब करते हुए अपनी करते हैं जर्नी को शुरू। बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है, कितना जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहली टर्म पूरा एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। पहली टर्म आती है आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कितना सिंपल टर्म है, अगर मैं किसी से भी बोलूंगा कि बताओ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, तो वो बंदा भी आराम से बता देगा। जब भी कभी एक बिजनेस के अंदर कोई लेन देन होता है, हो सकता है हमने कुछ परचेज करा हो तो हमारे बिजनेस से क्या गया, पैसा गया, और जो मैंने परचेज करा है वो सामान, वो चीज मेरे बिजनेस में आई, एसेट हो, कुछ भी हो, XYZ, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी, तो वो हो गई एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ आ गई बात। आपको भी फादर ने आपके कुछ पैसे दिए, जो भी आपकी पॉकेट मनी थी, आपने उस पॉकेट मनी को कहीं खर्च किया, आपने उसको किसी को दिया और कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गई। और यही ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में आ जाती है तो वो कहलाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिंपल सी टर्म। यहां पर बोला इकोनॉमिक इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो कि इकोनॉमिक है, जहां पर पैसा इंक्लूड है, जो पैसे से हमने ट्रांजैक्शन करी है। एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, जो दो पार्टीज के बीच में होता है। अब यहां तो मैंने एक फर्म ले ली और एक बाहर की कोई पार्टी ले ली, हो सकता है कि नहीं दो लोगों के बीच में भी हो, पॉसिबल है बिल्कुल। डेट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन को फिर हम करते हैं रिकॉर्ड अपनी किताबों में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और लाखों की ट्रांजैक्शन डेली की होती हैं, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं। इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को फिर कहीं रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना। कोई एक बंदा बैठकर उन सारी बातों को दिमाग में तो रख नहीं सकता। तो उन ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं, उन फाइनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे जहां पर रिकॉर्ड करा जाता है उसे बोला जाता है अकाउंट। एक आता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक, ये रह गया एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। मैंने ये बता ही दिया है आपको, या तो ट्रांजैक्शन आपकी कैश में होगी, आपका लेन देन बाहर मार्केट से कैश में होगा, या फिर वो उधार में होगा। दो ही तरीके से हो सकता है, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। पहले चला करता था बार्टर सिस्टम, बट अब तो वो है ही नहीं। अब तो पैसा आ गया, तो पैसे से लेंगे या फिर उधार परचेज करेंगे। तो मैंने बोला कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको जहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा उसको बोला जाता है अकाउंट। मान लो मैंने किसी राम नाम के बंदे से पैसे लिए, तो उसका मैं एक पेज बनाऊंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा, एक खाता बनाऊंगा। उससे जितनी बार पैसे लिए मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा, और उसको जितनी बार उसके पैसे लौटाए मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए ना, जहां पर मैं जो बाहर से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उन ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कर सकूं किसी पर्टिकुलर चीज में, तो उसको अकाउंट्स बोला जाता है। सिंपल टर्म है बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेस टू रिकॉर्ड, ऐसी जगह जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। अंडर आ हेड इट शोज बोथ अमाउंट एंड इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो मेरे को दोनों चीजें दिखाती है। कौन कौन सी दोनों चीजें? एक दिखाएगी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या डायरेक्शन है, और एक दिखाएगी कि कितना अमाउंट है। मान लो राम से मैंने 100 रुपए लिए, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया सिंपल सा अमाउंट। और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लिए तो हो सकता है मैंने इस साइड रिकॉर्ड करे हो, भाई ये लेने वाले पैसे हैं सारे,
और अगर मैंने उसको पैसे दिए तो हो सकता है मैंने पेज के दूसरी तरफ रिकॉर्ड कराऊं, क्योंकि यहां पर सारे मैंने रिकॉर्ड करे हैं देने वाले पैसे। अब इसका एक नेट इफेक्ट निकल कर आएगा कि भैया मैंने लिए थे 100 रुपए, अभी दिए हैं सिर्फ 50 रुपए, तो 100 रुपए टोटल 100 माइनस 50, अभी भी मुझे और कितने देने हैं 50 रुपए। तो आई ना एक डायरेक्शन वाली बात, एक इफेक्ट वाली बात। तो ये आगे धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एक्चुअल में हम अकाउंट में यूज कहां करते हैं। बट अभी इतनी बात ध्यान रखो कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो दो पार्टीज के बीच का लेन देन होता है, और उन लेन देन को हम जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी दो चीजें आपके सामने आती हैं, एक अमाउंट और दूसरी डायरेक्शन। अमाउंट कितने का लेन देन हुआ है और डायरेक्शन हमने उसका कहां पर इफेक्ट देखा है, किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कैपिटल। बड़ा सिंपल पॉइंट है बच्चों कैपिटल। भाई देखो आप भी फ्यूचर में कभी जब बिजनेस ओपन करोगे, ये आप हो और ये आप किसी बिजनेस को ओपन कर रहे हो, तो ओपन करते टाइम पर जो पैसा आप अपने घर से लाए बिजनेस खोलने के लिए, उस पैसे को आपने बिजनेस में लगाया, उसे हम क्या बोलते हैं कैपिटल। सिंपल टर्म कैपिटल। तो यानी कि जो पैसा आप बिजनेस को खोलने, बिजनेस को चलाने के लिए लगाओगे स्टार्टिंग में, उसे हम कैपिटल का नाम देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही लाए, इसकी जगह पर हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी मशीनरी खड़ी थी जिसको आप अपनी बिजनेस में लगा सकते थे और उससे आपका काम आउटपुट निकल सकता था। या उसके अलावा कोई लैंड, हो सकता है कोई बिल्डिंग, जो बिजनेस स्टार्ट करते समय आपने अपने घर से उठाकर या आपके पास पड़ी थी उसको उठाकर अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो भी कैपिटल की फॉर्म में हो सकती है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जरूरी नहीं पैसा हो कैपिटल की फॉर्म में, आपकी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है, उसे भी आप कैपिटल कह सकते हो। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, जब हम कोई पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को कहते हैं बिजनेस, बाय द ऑनर, जो मालिक है वो उसके द्वारा लगाया जाएगा, कैन बी मनी और मनी वर्थ, या तो पैसा हो या पैसे के जैसा हो। तो पैसे के जैसी क्या चीजें थी, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीजें थी, बोथ आर, या दोनों ही हो, तो वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो कितने सिंपल 3 टर्म मैंने आपको सिखाई, आई होप आपको समझ बढ़िया तरीके से आई होंगी। क्या क्या हमने सीखा, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, कि सर जो लेन देन होगा उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, बिजनेस का लेन देन। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे अकाउंट्स के अंदर। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल वो होता है जब हम बिजनेस खोलने के लिए पैसा या पैसे के जैसा, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी और भी इसके अलावा कोई चीज, वो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जिसका हम यूज करेंगे वो हमारी कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट इन आई ऑफ अकाउंट सेपरेट लीगल एंटिटी। आज एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, ये ऑनर है बिजनेस का, इसे बिजनेसमैन बोला जाएगा, और ये बिजनेस है, बिजनेस और बिजनेसमैन, भैया दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। बात आपको ध्यान में रखनी है, दोनों एक नहीं हो सकते। बिजनेसमैन अलग काउंट होगा और बिजनेस अलग तरीके से देखा जाएगा इन दी आई ऑफ अकाउंट। क्लियर? कभी भी दोनों को इकट्ठा मत कर देना, एक मत कर देना, हाँ भाई तेरा बिजनेस है और तू, दोनों एक ही हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस पे कोई आपदा आएगी तो बिजनेस अपने हिसाब से देखेगा, बिजनेसमैन पर कोई आपदा आएगी तो बिजनेसमैन अपने हिसाब से देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ड्राइंग। ड्राइंग बड़ा मस्त पॉइंट है, और ये वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आपने बचपन में करी थी, ये वो ड्राइंग है जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है। अभी फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा कैपिटल, बिजनेस के अंदर जब हमने पैसा लगाया तो मान लो 10,000 रुपए से बिजनेस को शुरू करा, 10,000 से बिजनेस को शुरू करने के बाद हो सकता है 5,000 रुपए मेरे यूज में आ गए हो, और हो सकता है 5,000 रुपए अभी मेरे बिजनेस के अंदर ऐसे ही पड़े हो। मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन 5,000 को अपने अभी के लिए पर्सनल यूज में ले लेता हूं, पर्सनल यूज में ले लेता हूं, बाद में फ्यूचर में जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं बिजनेस के पैसे वापस कर दूंगा। तो जब भी मैं बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज में लूंगा तो उस टर्म को यहां पर बोला जाएगा ड्रॉइंग। तो अमाउंट विड्रॉन और टेकन बाय द ऑनर, अमाउंट निकाला जाए, लिया जाए ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। इट कैन बी मनी, या तो वो पैसा ही हो या फिर मनी की टर्म्स में कुछ और गुड्स भी हो सकते हैं। मान लो मेरी कॉपी किताबों की दुकान है, मान लो मेरी शूज की दुकान है, अब मैंने अपनी फर्म से, अपने बिजनेस से मैंने हो सकता है वहां से शूज अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, तो वहां पर अब मैंने पैसा थोड़ी निकाला, वहां से तो मैंने गुड्स निकाल लिए।
तो वो गुड्स क्या कर लिए मैंने, ड्राइंग, मैंने पैसा थोड़ी दिया। तो इसके अंदर भी दो बातें आपके सामने आएंगी, एक वो गुड्स जो मैं मार्केट में सेल करूंगा उनकी सेल प्राइस पर, मान लो 100 रुपए की सेल करता, अब इसके अंदर उसकी कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड थी प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड था, बट वो लिया तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 80 रुपए। तो सर बताइए मैंने यहां पर ड्राइंग 100 की है या 80 रुपए की है? ऑब्वियसली अगर मैं अपने लिए ड्राइंग कर रहा हूं, कोई चीज अपने लिए निकाल रहा हूं, तो मैं सेलिंग प्राइस पर थोड़ी देखूंगा उसको, मैं तो कॉस्ट प्राइस पर देखूंगा। तो यहां पर 80 रुपए की ड्राइंग मैंने उस बिजनेस से करी है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बात छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ड्राइंग करोगे वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करेगी, जब आप ड्राइंग करोगे वो आपकी कैपिटल को घटाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों लायबिलिटीज। सर लायबिलिटी का मतलब होता है सिंपल जिम्मेदारी। अब किसी चीज की जिम्मेदारी किसी बिजनेस मैन पर कब आती है? या तो वो मार्केट से कुछ पैसा उठा ले, फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन ले ले, ये बैंक है, बैंक के पास गया कि बैंक मुझे कुछ पैसों का लोन चाहिए, उसने लोन ले लिया मान लो 10,000 रुपए का। अब बिजनेसमैन के ऊपर ये 10,000 रुपए लौटाने की जिम्मेदारी आ गई, ये इसको रीपे करने पड़ेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो लायबिलिटी क्या है? अमाउंट पेएबल, जो पैसा देना हो किसको, खुद बिजनेसमैन को, बाय द बिजनेस, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर में इसको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो ये 10,000 रुपए की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर कर्जा है, इसे अपने बिजनेस से जो भी इसने लोन लिया था बिजनेस के लिए वो लौटाने पड़ेंगे बैंक को। क्लियर? लायबिलिटी होती है हमारी जिम्मेदारी, एक कर्जा। तो ये टर्म भी सिंपल है, दो पार्ट आपके सामने है, लायबिलिटी टूवर्ड ऑनर। तो यहां पर आपको सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है कि वो लायबिलिटी बिजनेस के पास गई जो ऑनर ने दी। अब ऑनर तो खुद बिजनेस के अंदर की पार्टी है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब यहीं पर लायबिलिटी बाहर से ली जाए, टूवर्ड्स आउटसाइडर, किसी बाहरी व्यक्ति से ली जाए, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब वहां पर कौन कौन आ सकता है? उसमें आ सकता है बैंक आ सकता है, जो हम जिससे हम लोन वगैरह लेते हैं, या फिर कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो बिजनेस से बाहर की पार्टीज हैं, उनसे हमने पैसा उठा लिया, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट हो गई। सिंपल सी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को और थोड़ा सा डीप में जाकर देखते हैं क्या है। लायबिलिटी और दो पार्ट की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सिंपल टर्म, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर दोनों में क्या फर्क है? एन नॉन, ध्यान रखना, नॉन करंट जो अभी होने वाली चीजें हैं, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए ली गई है। नॉन करंट है वो, करंट में तो अभी होती हैं चीजें, नॉन करंट यानी कि लंबे समय में होने वाली चीजों के लिए उन्हें हम नॉन करंट यूज करते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमने लायबिलिटी ली है और वो हमें 1 साल के बाद पे करनी है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। या फिर इसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए लोन ले लिया तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट हो गए। और करंट लायबिलिटी वो हो गई जिनको मेरे को तुरंत पे करना है। तुरंत का मतलब 12 महीने के अंतर्गत पे करने वाली लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहलाती है। सिंपल। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एग्जांपल, इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने लायबिलिटी पढ़ी, लायबिलिटी एक जिम्मेदारी होती है, कर्जा होता है एक बिजनेसमैन के ऊपर। अब वो दो तरीके से लिया जा सकता है, या खुद बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कर्जा दे दे तो वो हो गया इंटरनल, और अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए बाहर से पैसा उठाता है, लोन वगैरह लेता है, तो वो हो गया एक्सटर्नल। लायबिलिटी दो टाइप से निकल कर आई थी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हम पैसा उठाते हैं बाहर मार्केट से 1 साल से ज्यादा के लिए, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो वो हो जाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। और करंट लायबिलिटी के अंदर हम पैसा लेते हैं 12 महीने के अंतर्गत के लिए, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर हमें पैसा अगर लौटाना है तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। चलिए और आगे चलते हैं सर। एसेट। सर ये एसेट क्या है? तो एसेट बहुत बढ़िया चीज है। एसेट एक तरीके की कह सकते हो पावर है जो मेरी अपनी चीज है। अब मेरी अपनी चीजें क्या क्या है? यहां पर जितना भी रखा हुआ सामान है, जितनी भी चेयर है, टेबल है, एसी है, फ्रिज तो खैर यहां है ही नहीं, लाइट्स है, और ये मेरा बोर्ड है, ये क्या है? ये एसेट है जिसे मैं फ्यूचर में बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकूं, उसे मैं एसेट बोलूंगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर
और आपकी मोटरसाइकिल हो गई, आईफोन, सेल फोन हो गया, काफी सारी चीजें ऐसी जिनको मैं फ्यूचर में बेचकर कन्वर्ट कर सकता हूं मनी में। तो प्रॉपर्टीज मनी और मनी वैल्यू ओन बाय टू एंटरप्राइज बिजनेस एंटिटी, बिजनेस के अंदर रखे हुए ऐसे सारे सामान, या कैश भी इसके अंदर हो सकता है, कैश को भी मैं बोल सकता हूं एसेट, या जिसे बेचकर कैश में कन्वर्ट करा जाए वो भी मेरी एसेट। विल गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जिनका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिनको बेचने से, सेल आउट करने से हमारे हाथ में पैसा आ जाए। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, वो हम किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, एसेट के अंदर। तो एसेट तो बड़ा सिंपल है। अब एसेट भी 3 तरीके की होती हैं, यहां पर 2 ही टाइप्स लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला टाइप नॉन करेंट एसेट, अभी पीछे हमने लायबिलिटी पढ़ी थी ना, मैंने बताया था आपको नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन का मतलब नहीं और करंट मतलब अभी, यानी कि अभी वाली जो लंबे समय के लिए हो गई, करंटली नहीं, लंबे समय के लिए। तो इसी तरीके से नॉन करंट एसेट, जो एसेट मैं लंबे समय के लिए परचेज करूं, तो यहां पर लिखा है हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल बट इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन लॉन्ग टर्म, एग्जांपल फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एडवांस एटसेट्रा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं अगर कोई फर्नीचर लेकर आ रहा हूं बच्चों आज, तो क्या उस फर्नीचर को मैं 2 महीने बाद बेचने के लिए ला रहा हूं? नहीं, मैं उस फर्नीचर को हो सकता है 2 साल यूज करूं, 3 साल यूज करूं, 4 साल यूज करूं, हो सकता है 10 साल भी यूज कर सकता हूं अगर वो सही रहा तो ये मेरी कौन सी एसेट हो गई, नॉन करंट एसेट, लंबी अवधि वाली एसेट, जो लंबे समय के लिए हम परचेज करते हैं। कहीं पर जगह ले ली, लैंड ले लिया, तो क्या मैं आज लेकर उसको 2 महीने बाद बेच दूंगा? नहीं, लंबे समय के लिए लिया है सर, इन्वेस्टमेंट करी है, लंबे समय तक हमारे पास पड़ी रहेगी, अच्छा बेनिफिट देकर जाएगी जब मैं फ्यूचर में उसको रीसेल करूंगा। इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट। जो टेंजिबल होती हैं वो सर वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब ये जिस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड क्या है, ये भी तो एक एसेट है, और इस एसेट को मैं छू पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो वो टेंजिबल की कैटेगरी में आएगी। और दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रांड वैल्यू, जस्ट लाइक ब्रांड वैल्यू। अब इसमें सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में एक ही आता है, एप्पल। क्या जबरदस्त ब्रांड वैल्यू लेकर बैठा है, नाम से चीजें बिक रही हैं, जैसी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अच्छा एप्पल का प्रोडक्ट है यार, ये तो बढ़िया होगा, परचेज करो परचेज करो। अब वो इसी चीज का फायदा उठाता है क्योंकि मार्केट में नाम तो बन चुका है, पैसा अच्छा मिलता है, मुंह मांगा पैसा मिलता है। तो 2 एसेट आपने देखी, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन बी सीन और टच, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गई हमारी टेंजिबल। इंटेंजिबल में आ गया कैन नॉट बी सीन और टच, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, गुडविल, ट्रेडमार्क, और भी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। इन नोट्स की चिंता मत करना, मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूं, नोट्स मैंने सारे के सारे जैसे जैसे चैप्टर में आपको करवाता जा रहा हूं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हुआ चल रहा हूं। चैनल को भी ज्वाइन करते हुए चलो टेलीग्राम के, और वहां से अपने नोट्स भी डाउनलोड करते हुए चलो, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। तो मेरी बात समझ आ गई? तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपको सारी समझ आ गई होंगी और आ रही होंगी। चलते हैं आगे। सर एक आती है करंट एसेट। करंट एसेट वो होती है जो आज मैंने ली, 1 साल के अंदर बेचकर उसको पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा, वो हो गई करंट एसेट। सिंपल। जब नॉन करंट लंबे समय के लिए होगी तो करंट तो कम समय के लिए ही होंगी ना। तो हेल्ड बाय द एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर मैं उन चीजों को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। इसमें क्या हो सकता है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट, सेल, डेटर। हो सकता है मैंने यहां पर अपना एक बिजनेस खड़ा करा, उस बिजनेस के अंदर मेरे सारे सेल फोन ले लेते हैं, सेल फोन, आईफोन, ये वो, मैंने अलग अलग ब्रांड के फोन रख लिए। अब कोई मेरा जानने वाला मेरे पास आता है, कहता है कि सर मुझे एक सेल फोन दे दो, उधार में चाहिए, मैं आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। तो मैंने इसको एक सेल फोन दिया। अब ये मेरा क्या बन चुका है, डेटर। अब इसे जो दूसरी टर्म होती है ना, जिससे पैसा लेना होता है हमें, उसे हम डेटर कहते हैं। एक तरीके की हमारी एसेट है। ये जब तक एसेट है जब तक ये हमें पैसा नहीं दे देता। और ये एसेट बनती कैसे, जब हम अपना कोई प्रोडक्ट उस बंदे को उधार में सेल करते हैं। अब इसको हमने उधार में चीज दी, क्या दी, सेल फोन दिया, अपना फोन दिया। तो अब मुझे इससे फ्यूचर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसा लेना है।
तो पैसा लेना है तो ऑब्वियसली मेरा क्या बन गया, डेटर। तो जब ये मेरे को पैसा दे देगा, ये डेटर खत्म हो जाएगा और मेरे पास कैश आ जाएगा। तो ये करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट। ज्यादा नहीं, 2 4 5 साल के लिए थोड़ी दूंगा मैं उसको उधार, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, बस, इससे ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर अंदर वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे बच्चों को डर लगता है वो है फिक्टिशियस एसेट। सर ये क्या है, ये किस बला का नाम है? दे आर बेसिकली द लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर incurred but in more than one accounting year, just like deferred revenue expenditure such as advertisement expenditure। चलो इसको ही उठा लेते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स होती तो है एसेट, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं होती। कैसे? मान लो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं यहां पर अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। अब मुझे लगा कि मैंने यहां पर कुछ नई नई चीजें लाकर लगाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के बारे में मुझे मार्केट में अपडेट देना चाहिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो मैंने बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट और कुछ डिजिटल एड्स ये सब चलवाए और इसमें लगभग मेरी जेब से खर्च हुए 10,000 रुपए। ठीक है, ये 10,000 रुपए मैंने खर्च करे। अभी 10,000 मेरी जेब से आज ही चले गए, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर चले गए। जिस साल मैं अपने बिजनेस की मतलब सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसमें मैं ये भी रिकॉर्ड करूंगा, बट सारा का सारा 10,000 रुपए इस साल के नाम पर नहीं करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 10,000 का एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मुझे बस आज ही हो। आज मैंने करा तो इसका बेनिफिट तो बाद में मिलेगा ना। तुमने देखा होगा पहले के जितने भी बच्चे होंगे, पहले ना टीवी पर ऐड आया करता था, लक्स का ऐड आया करता था साबुन का, तो वो ऐड कितने लंबे समय तक चला था और उससे बेनिफिट कितने सालों तक कंपनी को हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर आज मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं मार्केट के अंदर, तो जरूरी थोड़ी है जिस दिन मैंने करा उसी दिन बेनिफिट मिला, ये चलो ठीक है 1 महीने तक मिला। भाई हो सकता है कोई बच्चा मेरे पास यहां पर 9th क्लास का आए, अभी वो 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, आया वो इस एडवर्टाइजमेंट से जो मैंने मार्केट में करा, तो उसने 4 साल मेरे पास निकाले, यानी कि 4 साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहा। हो सकता है 12th के बाद वो बीकॉम में भी गए, सर मेरे को पढ़ा दो आप, तो मैं उसको बीकॉम में भी पढ़ाऊंगा, तो मेरे तो मजे आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर ईयर का खर्चा नहीं है। मैंने आज अगर एडवर्टीजमेंट में खर्चा करा है तो इसका बेनिफिट मुझे 2 3 4 साल 5 साल कब तक मिले, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं पहले से कि भैया हमने 10,000 खर्च करे, 1 2 3 4 5, मुझे 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पर ईयर के हिसाब से हम 2-2 हजार रुपए लॉस के दिखा देते हैं। ठीक है जी, 2-2 हजार रुपए पर ईयर के हिसाब से लॉस के दिखा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ऐसे जिसका कुछ करा ही नहीं जा सकता, इसे हम राइट ऑफ भी नहीं करते, पर्टिकुलर ईयर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जितने सालों तक हम इसका बेनिफिट लेते रहेंगे उतने सालों तक हम इसको मतलब बांट कर दिखा देंगे कि इतने इतने साल ये 2-2 हजार रुपए के हिसाब से लॉस हो गया। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, जब मजा आएगा आपको करने में। ऑपरेटिंग साइकिल सर क्या है ये? It refers to the time between the acquisition of an asset for the processing and its conversion into cash and cash equivalent। तो सर सिंपल सी चीज, मान लो आज आप कुछ बनाना चाहते हो जस्ट लाइक शूज ले लेते हैं, शूज बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी जेब में था कैश, मैं मार्केट गया, मार्केट से लेदर खरीद कर लेकर आया, उस लेदर को प्रोसेस करा, ठीक है, उसमें काम हुआ और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया शूज में। ठीक है, शूज में, शूज फिर मार्केट में गए, मार्केट के में जाने के बाद फिर उन सेल हो गए, सेल होने के बाद वापस से मेरे हाथ में कैश आ गया प्लस प्रॉफिट के साथ। तो आज मेरे पास जो डेट थी यहां पर वो 1 अप्रैल थी जिसमें मेरे पास कैश था। मैं लेदर लेकर आया, हो सकता है 10 अप्रैल तक मेरे फॉर्म के अंदर लेदर पहुंच गया। शूज में कन्वर्ट करते करते मुझे 1 मई हो गई, पूरा 1 महीना। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट में पहुंचे 15 मई, तो फिर उसके बाद ये मार्केट में जाकर सेल हुए 30 मई, और कैश मेरे हाथ में प्लस प्रॉफिट के साथ कब तक आया? जून में। मार्केट से कलेक्ट करके जून में मेरे हाथ में कैश आ गया। तो लेकर 1 अप्रैल से और 1 जून तक मेरा कैश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर वापस कैश में कन्वर्ट हुआ विद प्रॉफिट, वो हो गई मेरी ऑपरेटिंग साइकिल।
समझ आ गई बच्चों मेरी सारी बात? ठीक है। इस सीरीज में जैसे हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद कितने दिन के अंदर वापस कैश में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ रहा है, वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। कराने के लिए मैं और भी करा सकता हूँ, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला है थोड़ा कराऊंगा, डेली कराऊंगा, बढ़िया तरीके से कराऊंगा, आपको भी मजा आएगा सुनने में, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो इसी तरीके से हमारी गाड़ी चलती रहेगी। वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और जो तुम्हारे 12th क्लास के बड़े भाई बहन हैं उनको भी वीडियो शेयर करो कि सर 12th की भी वीडियोस डाले रहे हैं, 12th के भी बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अकाउंट्स के नेक्स्ट इसी चैप्टर के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।